क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड वेसल्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होता है, तो हार्ट में से निकलता है एओर्टा, फिर कंडक्टिंग आर्टरीज जो भी पॉप्लिटियल आर्टरी, अल्नार, फीमोरल आर्टरी, ये सारी कंडक्टिंग आर्टरीज, फिर आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज, वेन्स एंड देन रिटर्न टू द हार्ट वापस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ द ब्लड वेसल्स। सबसे पहले एओर्टा। एओर्टा में एक बहुत ही खास चीज़ होती है, स्पेशल चीज़ होती है, विच इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है इन द एओर्टा एंड इट इज़ द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लार्ज एंड इलास्टिक वेसल्स लाइक एओर्टा। तो जब भी ऐसे मेजर वेसल्स लाइक एओर्टा वो स्ट्रेच होता है तो दे अंडरगो इलास्टिक रिकॉइल एंड ये प्रॉपर्टी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है बिटवीन दिस 120 एंड 80। तो ये इलास्टिक रिकॉइल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। और प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलास्टिसिटी, एओर्टिक इलास्टिसिटी, दे आर इलास्टिन एंड दूसरा है फिब्रिलिन। ओके, इलास्टिन एंड फिब्रिलिन ये दो प्रोटीन है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एओर्टिक इलास्टिसिटी। अगर इनमें म्यूटेशन हुआ तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर इलास्टिन का म्यूटेशन हुआ तो इट विल लीड टू सुप्रावाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस। इलास्टिन का म्यूटेशन हुआ तो फिर एओर्टिक स्टेनोसिस होगा विच इज़ नोन एज विलियम्स सिंड्रोम। फिब्रिलिन का म्यूटेशन हुआ तो इट विल लीड टू डायलेटेशन ऑफ द एओर्टिक रूट विच इज़ नोन एज मार्फन सिंड्रोम। ओके, फिब्रिलेशन में डायलेटेशन और इलास्टिन में स्टेनोसिस होगा, ये विलियम सिंड्रोम एंड ये मार्फन सिंड्रोम। अब एओर्टा जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट, प्लस it is the blood vessel with highest blood flow velocity. Okay, aorta it has the highest blood flow velocity. अब ब्लड फ्लो वेलोसिटी जो होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एओर्टा में एक तो ब्लड फ्लो वेलोसिटी हाईएस्ट है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो लीस्ट होगा, तो एओर्टा इज़ द लोएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एओर्टा के बाद देखते हैं आर्टीरियल्स। आर्टीरियल्स की एक्सक्लूसिव या स्पेशल प्रॉपर्टी वो है प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल, और ये स्मूथ मसल्स दे हेल्प इन वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलिटेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, वो नॉरएपिनेफ्रिन। वेजो कंस्ट्रिक्शन तो उसके जैसे डिक्रीज इन ब्लड फ्लो होगा। वेजो डायलिटेशन डन बाय नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। फंक्शंस ऑफ द आर्टीरियल, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। ओके, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। आर्टीरियल्स फिर फॉर्म होती है इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज दे अराइज फ्रॉम आर्टीरियल्स और ये एक्सचेंज वेसल्स होती है। ओके, याद रखना ये दिस आर एक्सचेंज वेसल्स, दे फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज विद द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये आर्टीरियल हुई, ये आर्टीरियल है। इसके बाद होगी कैपिलरीज, मल्टीपल कैपिलरीज, फिर ये कैपिलरीज ज्वाइन होगी एंड टू फॉर्म विन्यूल्स और फिर वेन में। तो ये जो कैपिलरीज है दे आर द एक्सचेंज वेसल्स, दे फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेस आफ्टर विच द ब्लड फ्लो इनटू द वेन्स। अब यहाँ पे कैपिलरीज में एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है विच इज प्री कैपिलरी स्पिंक्टर। इट इज लोकेटेड बिटवीन द कैपिलरीज एंड द आर्टीरियल्स। ओके, बिटवीन आर्टीरियल्स एंड द कैपिलरीज एक स्पिंक्टर होता है विच इज नोन एज प्री कैपिलरी स्पिंक्टर। और ये स्पिंक्टर इट अंडरगोज इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ताकि ब्लड जो है वो आर्टीरियल में से कैपिलरीज में आ सके। कैपिलरीज ओके, सबसे लीस्ट ब्लड फ्लो वेलोसिटी होती है कैपिलरीज में, तो हाईएस्ट या लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो भी कैपिलरीज का होगा। ठीक, कैपिलरीज हैव लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लोएस्ट ब्लड फ्लो वेलोसिटी। अब स्टार्लिंग फोर्स के बारे में देखते हैं। ये स्टार्लिंग फोर्स, दिस आर द फोर्सेज दैट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरीज एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा था बिटवीन कैपिलरीज एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, तो वो फैसिलिटेट कौन करता है, स्टार्लिंग फोर्स। अब ये बहुत ध्यान से सुनो। अब 4 स्टार्लिंग फोर्स होता है। अब ये हमारा कैपिलरी लूमन है और ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। 4 स्टार्लिंग फोर्स होता है। एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी और दूसरा होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल। तो यहाँ पे H लिखा है मैंने, यहाँ पे P लिखा है तो P कर देते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल। तो ये पहला स्टार्लिंग फोर्स, मतलब 2 होगा स्टार्लिंग फोर्स। अब उसके बाद होता है ऑन्कोटिक प्रेशर या फिर कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर। तो कैपिलरी में भी होगा कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल। अब कैपिलरी में से इंटरस्टिशियल में न्यूट्रिएंट्स या कुछ भी जाएगा तो उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन कैपिलरी में से इंटरस्टिशियल में जाएगा उसे कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। और इंटरस्टिशियल में से कुछ भी अगर कैपिलरी में वापस आएगा तो उसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। अब फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट कौन करता है, तो पहले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर काम कैसे करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो फ्लूइड यहाँ से इंटरस्टिशियल में जाएगा। तो एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी वो हो गया, फिर यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खींचता है। तो यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फ्लूइड को खींचेगा अपनी तरफ। तो फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट कौन करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल। तो यही लिखा है यहाँ पे फिल्ट्रेशन। फेवर कौन करता है, PC विच इज़ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल। ये पता चल गया होगा।
फिर रीअब्जॉर्प्शन का वैसे ही उल्टा, रीअब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट कौन करेगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियम पीआई एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज। तो ये क्लियर हो गया। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो इट इज़ फोर्सेस फेवरिंग फिल्ट्रेशन माइनस फोर्सेस फेवरिंग रीअब्जॉर्प्शन। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो फिल्ट्रेशन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू रीअब्जॉर्प्शन, कि मतलब ज़्यादा फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम कैपिलरी टू द इंटरस्टिशियम, और बहुत ही थोड़ा स्मॉल अमाउंट ही इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बैक। अब ज़्यादा फ्लूइड जा रहा है इनटू द इंटरस्टिशियम तो ऑब्वियसली ईडिमा होना चाहिए, लेकिन हमें नॉर्मली ईडिमा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है यहाँ पे इंटरस्टिशियम में, इट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड सेंट बैक टू द कैपिलरीज थ्रू दिस लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये रोल होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। एक्सेस ऑफ द फिल्टर्ड फ्लूइड डज नॉट लीड टू ईडिमा बिकॉज लिम्फेटिक सर्कुलेशन ब्रिंग्स इट बैक टू द कैपिलरीज। तो इसी वजह से ईडिमा नहीं होता हमें, तो ये याद रखना है। ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन का फंक्शन है, टू ब्रिंग बैक द एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू द कैपिलरीज। अब इंक्रीज इन लिम्फ फ्लो होगा ड्यू टू दिस कंडीशन, ये आप पढ़ सकते हो सिंपल। अब ईडिमा इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं ईडिमा। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं वो देखते हैं। अब एक कॉज हो सकता है फॉल इन द ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज, कि ये प्रेशर जो जब कम होगा तो फ्लूइड यहाँ से इंटरस्टिशियम में जाएगा। दूसरा हो सकता है हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज। ओके, लो ऑन्कोटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज एंड हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज। के पहला कॉज हो गया फॉल इन ऑन्कोटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज सीन इन द लिवर डिसीज, जहाँ पे जो एल्बुमिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर इन कैपिलरीज वो भी कम होगा। तो लिवर डिसीज एक कॉज हो गया ईडिमा का। दूसरा है किडनी डिसीज, जहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ एल्बुमिन होता है, मतलब किडनी डिसीज जहाँ पे एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ द एल्बुमिन होता है, तो इसकी वजह से एल्बुमिन लो हो जाएगा बॉडी में, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसकी वजह से भी ईडिमा होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज, तो उसका एग्जांपल है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, उसमें फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा इन द ब्लड, तो इट विल लीड टू ईडिमा। फिर है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन विच लीड्स टू डिक्रीज इन द लिम्फ फ्लो। ओके, लिम्फेटिक्स वो ब्लॉक हो जाएंगे तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे इनटू द कैपिलरीज, तो उसमें भी हमें ईडिमा देखने को मिलेगा। एग्जांपल माइक्रोफिलेरिया कॉजिंग फिलेरियासिस, जहाँ पे लिम्फीडिमा होता है। तो ये था पूरा ईडिमा के बारे में। होपफुली स्टार्लिंग फोर्स और ये ईडिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उनके कॉजेज समझ में आ गए। अब वेन्स के बारे में देखते हैं। वेन्स दे आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स। क्यों? क्योंकि दे एक्ट एज स्टोरेज रिजर्वॉयर ऑफ द ब्लड, और इनमें एबिलिटी होती है टू डिस्टेंड स्टोरेज, इसलिए क्योंकि सपोज अगर ज़्यादा ब्लड आ गया यहाँ पे वेन में, तो ये क्या करेंगे, डिस्टेंड हो जाएगी और ये ब्लड को एक तरीके से थोड़े टाइम तक स्टोर करके रखेगी, इसलिए इसे कहता है रिजर्वॉयर ऑफ द ब्लड। और ये डिस्टेंड एबिलिटी ये उससे मिलती है ड्यू टू कंप्लायंस। कंप्लायंस इज चेंज इन वॉल्यूम फॉर द गिवन चेंज इन प्रेशर। वेन जो है दे हैव मैक्सिमम कंप्लायंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंशन ड्यू टू इट्स लो प्रेशर। जो वेन में जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो आयोटा या फिर आर्टरी में ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेन। वेन में बहुत कम प्रेशर होता है, इसकी वजह से ही उसे ये कंप्लायंस या डिस्टेंशन की प्रॉपर्टी मिलती है। इसका सिग्निफिकेंस, दिस रिजर्वर फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन इट कॉजेज ब्रेथलेसनेस और डिस्प्ले अपन लाइंग डाउन कोल ऑर्थोपेनिया, तो ये सिर्फ पढ़ सकते हैं। अब ऐसे कोई के एरिया जहाँ पे कैपिलरीज एब्सेंट होती है बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो वहाँ पे सिर्फ शंट वेसल्स होती है, मतलब कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। कैपिलरी का फंक्शन क्या था, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स या गैसेस, लेकिन कैपिलरी नहीं होगी तो फिर यहाँ पे सिर्फ ब्लड फ्लो करेगा, और उसे कहते हैं हम शंट वेसल्स। मतलब आर्टीरियल डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएगी टू द वेन्यूल्स, तो उसे कहते हैं आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसी या फिर शंट वेसल। इसमें कोई भी एक्सचेंज फंक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो एक्सचेंज। इसका मेन काम होता है थर्मल रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि शंट वेसल का काम होता है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जो हमें दिखता है इन स्किन, फिंगर टिप्स एंड ईयर लोब्यूल्स। अब कुछ वन लाइनर्स। ब्लड वेसल विथ मैक्सिमम डायमीटर वो है वीना कावा, ब्लड वेसल विद मैक्सिमम थिकनेस वो है एओर्टा, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है कैपिलरीज। तो याद रखना है ब्लड फ्लो, हाईएस्ट ब्लड फ्लो वेलोसिटी वो भी होगी इन द कैपिलरीज, और लोएस्ट ब्लड फ्लो वेलोसिटी वो होगी एओर्टा में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इसलिए कि ब्लड विथ मैक्सिमम ब्लड फ्लो वेलोसिटी वो होगी एओर्टा में, मिनिमम वो होगी कैपिलरीज में। शंट वेसल दे आर एवी एनास्टोमोसिस टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। ब्लड वेसल विथ मैक्सिमम ब्लड प्रेशर वो है एओर्टा, मिनिमम ब्लड प्रेशर वो है वीना कावा, एंड साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज द कैपिलरीज। तो ये था पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। कि उसके बाद देखना है कार्डियक आउटपुट के बारे में। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट वो होती है 5 लीटर पर मिनट। ओके, एवरेज जो होता है वो 5 लीटर पर मिनट होता है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कि कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो कार्डियक आउटपुट है या फिर हार्ट रेट है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। जो हार्ट रेट होती है वो होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज करती है हार्ट रेट, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट रेट कम करती है, तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा।
अभी स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स आफ्टर लोड एंड प्री लोड, कि वेंट्रिकल्स कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आफ्टर लोड एंड प्री लोड। तो ये आफ्टर लोड एंड प्री लोड क्या है वो देखते हैं। तो पहले प्री लोड क्या है? तो प्री लोड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो प्रेजेंट होता है इन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड में। तो जो वीनस रिटर्न होता है वो आता है इनटू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल उसे हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और यही होता है हमारा प्री लोड, कि इट इज़ द लोड गिवन टू द हार्ट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड होता है उसे कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और यही होता है हमारा प्री लोड। अब जो फैक्टर्स विच अफेक्ट वीनस रिटर्न, तो वो क्या है? तो एक काफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वन वे वाल्व्स इन द वेन एंड डीप फेशिया दैट सपोर्ट्स द वेन, के फैक्टर्स है विच अफेक्ट्स वीनस रिटर्न। तो प्रॉपर वीनस रिटर्न होगा तो वही जो अप्रोप्रिएट अमाउंट का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा तो वही हमारा प्री लोड होगा। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ वेंट्रिकल्स, तो इंक्रीज इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हेल्दी वेंट्रिकल्स विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। तो सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा आ गया तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो हमारा हार्ट क्या करेगा? ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो जो ब्लड एक्स्ट्रा ब्लड है या ज़्यादा ब्लड वो बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा सके। तो इंक्रीज इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। ये याद रखना, विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। इसे कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ मतलब इंक्रीज इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इट ऑटोमेटिकली इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉज इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम विच इन टर्न इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेसल्स ऑफ द वेंट्रिकल एंड प्री लोड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। यही है हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। उसके बाद आफ्टर लोड, आफ्टर लोड इट इज़ लोड दैट कम्स आफ्टर द वेंट्रिकल। जो प्री लोड था वो क्या था? वॉल्यूम मेजरमेंट था, मतलब उसमें कितना वॉल्यूम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन आफ्टर लोड जो है वो एक प्रेशर बेस्ड पैरामीटर है। क्या? प्री लोड इज़ अ वॉल्यूम बेस्ड वाइल आफ्टर लोड इज़ प्रेशर बेस्ड। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ पहुँचाता है? एओर्टा में। तो यहाँ से यहाँ तक ब्लड पहुँचाने के लिए एओर्टिक जो प्रेशर होगा उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, ताकि तो ही फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा पाएगा। ओके, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा अगेंस्ट द एओर्टिक प्रेशर या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कि एओर्टिक प्रेशर या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा फोर्स से कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा तो ही ब्लड जा पाएगा आगे। तो अगर कोई भी किडनी, हार्ट एंड किडनी दे वर्क इन टू पैरेलल सर्किट्स। अगर किडनी डैमेज हो गई या रिमूव हो गई तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा और ये फिर कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। तो आफ्टर लोड इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। तो जो प्री लोड था एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट, लेकिन आफ्टर लोड इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। पैरामीटर्स टू असेस फैक्टर्स रेगुलेटिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, तो एक तो हमने देखा 3 फैक्टर्स थे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेसल्स ऑफ द वेंट्रिकल, आफ्टर लोड एंड प्री लोड। तो प्री लोड हम मेजर कैसे करेंगे? बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। आफ्टर लोड हम मेजर करेंगे बाय एओर्टिक प्रेशर या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कॉन्ट्रैक्टिलिटी हम मेजर करेंगे बाय इजेक्शन फ्रैक्शन, कि कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है उससे हम मेजर करेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। अगर हार्ट फेल हो गया तो हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन वो कम हो जाएगा। इसलिए हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में हम पॉजिटिव आयनोट्रोफिक एजेंट्स देते हैं लाइक डिजिटालिस या डोब्यूटाम। तो ये था स्ट्रोक वॉल्यूम के फैक्टर्स और उनको हम कैसे मेजर करते हैं वो। अब मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है विच इज़ फिक्स प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन ऑर्गन इज आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस टाइम्स ब्लड फ्लो। तो इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन तो वो कितना होगा? आर्टीरियल O2 माइनस वीनस O2 मल्टीप्लाइड बाय ब्लड फ्लो। तो ये हमारा होगा अमाउंट ऑफ O2 कंजप्शन, आर्टीरियल ऑक्सीजन माइनस वीनस ऑक्सीजन टाइम्स ब्लड फ्लो। तो ये है फिक्स प्रिंसिपल। अब यहाँ पे सपोज हम ब्लड फ्लो को लेते हैं हम कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन डिवाइडेड बाय आर्टीरियल ऑक्सीजन माइनस वीनस ऑक्सीजन। ये फॉर्मूला हो जाएगा कार्डियक आउटपुट का, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन डिवाइडेड बाय आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस विच इज आर्टीरियल O2 माइनस वीनस O2। अब ये हम मेजर करेंगे बाय इकोकार्डियोग्राफी, मोस्ट कॉमनली मेजर्ड बाय इकोकार्डियोग्राफी। अदर मेथड आर थर्मल डायल्यूशन और डाई डायल्यूशन, लेकिन मोस्टली इट इज़ बाय इकोकार्डियोग्राफी। तो कार्डियक आउटपुट हम मेजर करेंगे बाय इकोकार्डियोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, तो इसमें वन लाइनर ये लिवर जो होता है इट रिसीव्स हाईएस्ट ब्लड फ्लो 1500 ml। ओके, लिवर रिसीव्स हाईएस्ट ब्लड फ्लो 1500 पर ml। लेकिन अगर पर 100 ग्राम की बात करें, पर 100 mg की बात करें
तो पर 100 ग्राम टिश्यू की बात करें तो वो मैक्सिमम होता है किडनी का, कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा ब्लड आता है इन द लिवर, लेकिन पर 100 ग्राम टिश्यू की बात करें तो वो आता है इन द किडनी। ब्रेन जो होता है इट रिसीव्स ओनली हाफ ऑफ द ब्लड फ्लो, तो इसमें 1500 आ रहा है, तो इसमें अराउंड 750 ml आ रहा। कोरोनरी ब्लड फ्लो इज 250 ml पर मिनट, तो 5%। ओके, फॉर पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू हाईएस्ट इज़ फॉर किडनी एंड लोएस्ट इज़ फॉर रेस्टिंग स्केलेटल मसल। हाईएस्ट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन वो होता है बाय हार्ट, हाईएस्ट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन, कि एक्सट्रैक्शन और कंजप्शन दोनों अलग अलग होती है। हाईएस्ट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन विच इज़ AV ऑक्सीजन डिफरेंस वो होता है बाय हार्ट, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन वो होता है बाय लिवर। हाईएस्ट O2 कंजप्शन पर 100 ग्राम देखे तो उसमें अगेन हार्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ये जो याद रखने, और ये टेबल है ये भी आप याद कर सकते हो। इसमें जो जो राउंड किया है वो सब याद रखने की चीज़ है। मैक्सिमम मिनिमम इस सिर्फ वो याद रखना है। उसके बाद कार्डियक इंडेक्स रेशियो, इसका मतलब हम कार्डियक आउटपुट को पर मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया पे मेजर करेंगे। कार्डियक आउटपुट को हम पर बॉडी स्क्वायर एरिया बॉडी सरफेस एरिया पे मेजर करेंगे, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू है 3.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। ये सिर्फ वैल्यू याद रखनी है और इसकी डेफिनेशन। अब कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं। तो हार्ट जो है वो ब्लड रिसीव करता है ड्यूरिंग डायस्टोल, तो ओनली ड्यूरिंग डायस्टोल, क्योंकि ड्यूरिंग सिस्टोल जो होती है कोरोनरी आर्टरीज कंप्रेस होती है, तो ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। ओनली ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिसीव्स इट्स ब्लड सप्लाई। एरिया मोस्ट ससेप्टेबल टू इस्कीमिया वो होता है सब एंडोकार्डियल रीजन, सब एंडोकार्डियल रीजन। और जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है बाय हार्ट वो मैक्सिमम होता है इन द मायोकार्डियम, तो सब मायोकार्डियम ही होता है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन करता है। तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, सिस्टोलिक ड्यूरेशन एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ज़्यादा सिस्टोल होगा, ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, ज़्यादा हार्ट रेट होगी, तो फिर मायोकार्डियम वो O2 कंजप्शन उसका वो भी बढ़ जाएगा। रेगुलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, तो नर्वस कंट्रोल हैज़ अ माइनर रोल, मेजर रोल इज प्लेड बाय दिस लोकल फैक्टर लाइक एडिनोसिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, H+ आयन, लोकल प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज द कोरोनरी ब्लड फ्लो, कि नाइट्रिक ऑक्साइड, एडिनोसिन, H+ आयन एंड लोकल फैक्टर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब पोस्चरल वेरिएशन, हम सपोज सुपाइन पोजीशन में और इमीडिएटली हम स्टैंड अप हो गए तो क्या क्या वेरिएशन होंगे वो देखते हैं। तो BP जो वो स्लाइटली लो होगा, कि ट्रांजिएंट फॉल इन BP, लेकिन वो करेक्ट हो जाएगा बाय बेरो रिफ्लेक्स। ये भी याद रखना है, ट्रांजिएंट फॉल इन BP इज करेक्टेड बाय बेरो रिफ्लेक्स। फिर वीनस रिटर्न वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। देन कार्डियक आउटपुट वो भी कम हो जाएगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होगा। सेंट्रल वीनस प्रेशर वो भी कम होगा एंड हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सारे फैक्टर्स डिक्रीज होते हैं, सिर्फ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड हार्ट रेट वो दो ही इंक्रीज होता है, बाकी सब कम होता है। BP कम होता है, इट इज़ मेंटेन बाय बेरो रिफ्लेक्स। ये भी याद रखना है, पोस्चरल वेरिएशन। अब शॉक के बारे में देखते हैं थोड़ा। शॉक इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इट कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स टू मीट द डिमांड्स। इन शॉर्ट ब्लड ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा होता है, डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो चुकी होती है कंपेयर टू सप्लाई, तब पेशेंट जो है वो स्ट्रोक के स्टेट में चला जाता है। टाइप्स ऑफ शॉक, हाइपोवोलेमिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, एनाफाइलेक्टिक एंड सेप्टिक शॉक। मोस्ट कॉमन जो है वो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हेमरेज। इसमें 3 स्टेज होता है, नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज एंड इरिवर्सिबल स्टेज। नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज में बॉडी कंपेंसेट करती है, प्रोग्रेसिव स्टेज में हमें इमीडिएट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे देन डेथ। इरिवर्सिबल स्टेज में डेथ इज़ इनएविटेबल। तो नॉन प्रोग्रेसिव में बॉडी अपने आप ही कंपनसेट करती है, प्रोग्रेसिव में हमें इंटरवेंशंस करनी पड़ती है, हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इरिवर्सिबल में डेथ इज़ इनएविटेबल। कि नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज, इसमें क्या होता है, कंपनसेशन होता है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, नोरेड रिलीज होता है, नोरेड्रेनालिन, तो इट इंक्रीज द हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है बाय नोरेड्रेनालिन, तो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, BP वो इंक्रीज होता है। किडनी जो है उसमें एफरेंट आर्टिकल वो कंस्ट्रिक्ट करती है और ब्लड जो है वो डाइवर्ट करती है टू द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड ब्रेन, कि पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है ताकि ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ डाइवर्ट हो सके। फिर इंक्रीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम वो भी इंक्रीज होगा। तो ये सारी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स है इन नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो वो कम हो जाता है, कार्डियक डिटेरियोरेशन, क्लॉट फॉर्मेशन, तो इसमें हमें मैनेजमेंट करना ही पड़ता है पेशेंट को बाय IV फ्लूइड्स, एंटीकोएगुलेंट्स, ये सब। फिर लास्ट इज इरिवर्सिबल स्टेज, इसमें ATP लो हो जाता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट वो भी लो हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है, इसमें डेथ इज इनएविटेबल। ये हाइपोवोलेमिक शॉक। अब न्यूरोजेनिक शॉक इट कॉजेज सिंपैथेटिक इनहिबिशन, कि सिंपैथेटिक इनहिबिशन, तो फिर एक्सटेंसिव वेजो डायलेशन होगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एक्सटेंसिव वेजो डायलेशन होगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा। इट कॉजेज सिंपैथेटिक इनहिबिशन, रिजल्ट्स इन फॉल इन पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिव वेजो डायलेशन कॉजिंग शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक हमें एनेस्थीसिया, मतलब कोई भी पेशेंट को जिसको हमने एनेस्थीसिया पे रखा है उसमें देखने को मिलता है न्यूरोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड पंप नहीं कर पाता,
तो कार्डियक डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है विद डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट एंड अल्टीमेटली शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसमें मेजर मीडिएटर जो होता है वो हिस्टामिन होता है कि एलर्जी होती है तो हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या करता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, इसकी वजह से फ्लूइड लॉस होगा, प्लस वेजोडाइलेशन करवाता है, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट लो होगा एंड शॉक। तो हिस्टामिन याद रखना, इट इंक्रीजेस कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड कॉज वेजोडाइलेशन। तो फ्लूइड लॉस होगा, कार्डियक आउटपुट लो होगा एंड शॉक में चला जाएगा पेशेंट। फिर सेप्टिक शॉक, ये होता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें वार्म स्टेज होता है एंड कोल्ड स्टेज होता है। वार्म स्टेज में बॉडी अगेन कंपेंसेट करने की ट्राई करती है बाय इंक्रीज हार्ट रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कोल्ड स्टेज में इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होता है, तो बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, और ये फिर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम करता है। तो ये सेप्टिक शॉक के बारे में था। इसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट वो कम होता है, कार्डियक आउटपुट इसमें इंक्रीज हो जाता है। जो वार्म फेस होता है उसमें कार्डियक आउटपुट, ब्लड फ्लो, बॉडी टेम्परेचर वो सब इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वार्म स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक, उसे हम कहते हैं हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती है और बॉडी कॉम्पोजिट करने का ट्राई करती है, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज़ द ओनली शॉक विद इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, सेप्टिक शॉक। तो ये थे सारे शॉक के बारे में।